हेलो, कैसे हो? आज आपका पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल @let's-learn.3 पर। आज अपन परमाणु संरचना के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे जो पिछली सीरीज में अपन ने 40 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है से संबंधित है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 29 हो वो किस ब्लॉक से संबंधित है। क्या वो एस ब्लॉक से संबंधित है, क्या वो डी ब्लॉक से संबंधित है, या पी कक्षक से संबंधित है, या एफ कक्षक से संबंधित है। 29 नंबर पर जो एलिमेंट आता है वो आता है कॉपर, Cu, और ये आता है डी ब्लॉक से संबंधित, डी ब्लॉक से रिलेटेड। और एक और बात, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है तो इसको लिखा जाता है Ne4s2 3d10 और 4s1 आएगा, भाई 10 नहीं आएगा यहां। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, Ne4s1 3d10। 10 इसलिए किया क्योंकि ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी कक्षक से संबंधित है। और इस परमाणु क्रमांक 29 है और इस एलिमेंट का नाम है कॉपर। और ये कॉपर एलिमेंट है, ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु बनाने में किसमें किया जाता है? मिश्र धातु बनाने में। सेकंड क्वेश्चन अपना, कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। मतलब कैल्शियम को अपन लिखते हैं Ca से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है आर्गन 4s2, आर्गन 4s2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? 18 पे तो ये आर्गन आता है और 2 ये हो गए, तो 18 और 2 कितने हो गए? ये 20। तो इसका राइट आंसर है बी। और ध्यान रखना, ये जो आर्गन है ये एक्रिय गैस है। कैसी गैस है? एक्रिय गैस है, एक्रिय गैस है। एक बात और, आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 18 से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रुप नंबर 18 से संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब क्रोमियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। पहली बात, क्रोमियम कितने नंबर पर आता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। ये हो गया लगभग नियोन। उसके बाद देखते हैं अपन 3s2 3p6, अब हो गया 18। उसके बाद आएगा 3d4 4s1। देख लो, आप चेक कर लो एक बार कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या ए सही है, क्या बी सही है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये वाला। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियोन 3s2 3p6 3d4 4s1। अगला सवाल, आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन को अपन लिखते हैं के से।
का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? और पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वो होता है केलियम। क्या होता है? केलियम। और इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है K+1, मतलब ये अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। अगला सवाल है, बहुत इजी सवाल है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? मतलब ये वाला हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? हाइड्रोजन को लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होगा 1 और इसका परमाणु भार भी लगभग कितना होता है? 1 ही होता है। तो इसका राइट आंसर है 1। और ये कौन से ब्लॉक से संबंधित है? तो ये एस ब्लॉक से संबंधित है। कौन से ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से संबंधित है। और एक बात, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, प्रथम तत्व है। एक बात और, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। कौन थे इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक? हेनरी कैवेंडिश। कौन है? हेनरी कैवेंडिश। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं हेनरी कैवेंडिश। और इसे कहा जाता है फ्यूचर फ्यूल। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है इस हाइड्रोजन को। एक बात और बता देता हूं मैं, चलो हाइड्रोजन से रिलेटेड, वो ये है कि हाइड्रोजन के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। एक बात और, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ में और अपने नोट्स बना लीजिए। अगला सवाल है 47 नंबर, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक, मतलब Z, परमाणु क्रमांक को अपन किसे लिखते हैं? Z से लिखते हैं। मैग्नीशियम से अधिक है, तो मैग्नीशियम को अपन किसे लिखते हैं? इसका सिंबल है Mg। क्या होता है इसका सिंबल? Mg। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। तो मतलब निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है, मतलब जो 12 से अधिक है? नियोन कितने पे आता है? 10 पे आता है, ये एक्रिय गैस है। फ्लोरीन कितने पे आता है? 9 पे आता है। ये कौन से ग्रुप से संबंधित है? ये 17वें ग्रुप से संबंधित है। ये कौन से ग्रुप से संबंधित? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। कौन से ग्रुप से संबंधित है? ये ग्रुप नंबर 1 से संबंधित है। और कौन से ब्लॉक से संबंधित है? ये एस ब्लॉक से संबंधित है। ये दोनों कौन से ब्लॉक से संबंधित है? पी ब्लॉक से संबंधित है। और बच गया कौन? एल्यूमिनियम। ये कितने पे आता है? 13 पे आता है। और ये भी किस ब्लॉक से संबंधित है? पी ब्लॉक से संबंधित है। तो 12 इसका है, तो इसका कितना हो गया? 13। तो इसका राइट आंसर हो गया एल्यूमिनियम। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम से अधिक है? तो Z एल्यूमिनियम का कितना है? एल्यूमिनियम का Z है 13। ठीक है, देखते हैं क्या फास्फोरस से अधिक है, क्या नियोन से अधिक है, क्या मैग्नीशियम से अधिक है, क्या सोडियम से अधिक है? नियोन कितने पे आता है? नियोन आता है 10 पे। मैग्नीशियम कितने पे आता है? अभी देखा, ये कितने पे आता है? 12 पे आता है। सोडियम कितने पे आता है? 11 पे आता है। तो बच गया कौन इसमें? फास्फोरस। तो किससे एल्यूमिनियम से अधिक किसका है? फास्फोरस का है। आपको मैं एक चीज बता ही देता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो फास्फोरस कितने पे है? ये 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, और ये कितने पे है? 15 पे है। कितने पे है? 15 पे है, 15 पर। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 15। और एल्यूमिनियम का कितना है? एल्यूमिनियम का है 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्फोरस होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अपेक्षा अधिक है? अभी अपन ने देखा है फास्फोरस कितने पे आता है? 15 पे आता है। फास्फोरस कितने पे आता है? 15 पे आता है। तो इससे अधिक किसका है? एल्यूमिनियम कितने पे आता है? एल्यूमिनियम 13 पर आता है। ठीक है। सिलिकॉन कितने पे आता है? सिलिकॉन 14 पे आता है। ठीक है। क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पर आता है। और मैग्नीशियम कितने पर आता है? मैग्नीशियम आता है भाई 12 पर। कितने पर आता है? 12 पर। इसको सही लिख देता हूं, मैग्नीशियम आता है भाई 12 पर। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अगला सवाल है, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक नियोन की अपेक्षा अधिक है? तो इसका मतलब नियोन कितने पे आता है? पहले वो देख लेते हैं अपन। नियोन आता है 10 पे। कितने पे आता है? 10 पे। तो ऑक्सीजन कितने पे आता है? ऑक्सीजन 8 पे आता है। मैग्नीशियम कितने पे आता है? मैग्नीशियम 12 पर आता है।
नाइट्रोजन कितने पे आता है? नाइट्रोजन 7 पे आता है। तो इसका आंसर मतलब नीचे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। तो नियोन की अपेक्षा किसका अधिक है? मैग्नीशियम का अधिक है। और मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का तत्व है। और एक और बात, एस ब्लॉक में भी कौन से ग्रुप से संबंधित है? सेकंड ग्रुप से संबंधित है। कौन से ग्रुप से संबंधित है? सेकंड ग्रुप से संबंधित है। इसका आप एक कंपाउंड याद रख लेना, उस कंपाउंड का नाम है MgOH। MgOH जिसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है जिसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया इसका उपयोग किस में किया जाता है? एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड मतलब प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग कम किया जाता है। या यूं कह सकता हूं कि जब पेट के अंदर अम्लता अधिक हो जाती है तब अपन क्या उपयोग में लेते हैं? अपन उपयोग में लेते हैं इनो। तो इनो के अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और इसकी जो पीएच होती है वो पीएच कितनी होती है वो आप लोगों को बतानी कमेंट करके कि इसकी पीएच कितनी है। फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसकी पीएच कितनी है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगा? अब वही बात है, सिलिकॉन कितने पे आता है? सिलिकॉन आता है 14 पे। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI होता है। कौन सा होता है? SI। एल्यूमिनियम कितने पे आता है? ये 13 पर आता है। मैग्नीशियम कितने पे आता है? ये 12 पर आता है। सोडियम कितने पे आता है? ये 11 पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सल्फर। ये कितने पे आता है? सल्फर आता है 16 पर। कितने पे आता है? 16 पर। एक बात बता देता हूं सोडियम के बारे में, ये एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है ये? एक्टिव एलिमेंट है। ELEMENT। कैसा तत्व है? एक्टिव एलिमेंट है। और किसके संपर्क में आने पर? जल के संपर्क में आने पर तुरंत क्या पकड़ लेता है? ये आग पकड़ लेता है। मतलब जब जल के अंदर क्या डालते हैं? सोडियम डालते हैं। मतलब ये Na है और ये H2O है। तो इन दोनों के अंदर रिएक्शन होती है और जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? NaOH बनता है जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। और यही किसका कारण है? आग का कारण है। और ये जो H2 गैस है वो कौन सी साउंड के साथ बाहर निकलती है? तो ये बाहर निकलती है पॉप साउंड के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी साउंड के द्वारा बाहर निकलती है? पॉप साउंड के द्वारा। और ये ज्यादा एक्टिव है, इसी वजह से इसे किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भाई इसका उपयोग किया जाता है अपन कक्षा 12 में या 11 में लेसानी विलयन बनाते हैं। कौन सा विलयन बनाते हैं? लेसानी सॉल्यूशन। लेसानी विलयन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। और इस प्रश्न का अपना आंसर क्या है? सल्फर। क्या आंसर है? सल्फर। अगला प्रश्न है 52 नंबर। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक जिंक की अपेक्षा अधिक है? अब देखते हैं ये जिंक आता कितने पे है भाई? जिंक आता है 30 पर। कितने पर आता है? 30 पर आता है। अब कॉपर कितने पे है वो चेक कर लेते हैं अपन। कॉपर अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, कॉपर आता है भाई 29 पर। कितने पे आता है? 29 पर। और आयरन जो है वो कितने पर आता है? आयरन आता है अपना 26 पर। क्रोमियम कितने पे आता है? क्रोमियम आता है अपना 24 पर। कितने पर आता है? 24 पर। बच गया कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से ब्लॉक का है? तो मैं आपको बता देता हूं, हेलोजन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? हेलोजन ग्रुप का है। हेलोजन समूह का है। हेलोजन ग्रुप का तत्व है। ठीक बात है। और कितने नंबर पर है हेलोजन ग्रुप? हेलोजन ग्रुप है भाई साहब 17 नंबर पे। और 17 नंबर पे कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो पहला है हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन। और ये ब्रोमीन आता कितने नंबर पर है? ये आता है 35 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 35 नंबर पर। तो जिंक का कितना है परमाणु क्रमांक? 30 और ब्रोमीन का कितना है? 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन होगा। एक बात और बता देता हूं ब्रोमीन के बारे में, ये एकमात्र ऐसी अधातु है। कैसी है ये? ऐसी अधातु है। अधातु है जो बताओ किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है भाई? तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात कर रहा हूं मैं। और एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में। धातु अगर कोई पूछे आपसे कि तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उस धातु का नाम है Hg, मरकरी। कौन सी धातु है? मरकरी। कौन सी धातु है? मरकरी। तो अधातु तरल अवस्था में कौन सी पाई जाती है? ब्रोमीन। और धातु कौन सी है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो उसका नाम है मरकरी, Hg। अगला सवाल देखते हैं 53 नंबर सवाल। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा अधिक होगा? तो सिल्वर का नहीं होगा, ब्रोमीन का नहीं होगा,
जिंक का नहीं होगा, प्लेटिनम का होगा। प्लेटिनम कितने पे आता है? 78 पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे आयोडीन कितने पे आता है, ये आपको बताना आयोडीन कितने पर आता है। और मैं फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कितने पे है? ये है भाई 9 पे। ये कितने पे है? ये 17 पे। ये कितने पे है? 35। अब आप लोगों को बताना है कि आयोडीन कितने पर आता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है। मतलब ये जितने पर भी आएगा ना उससे ज्यादा किसका आएगा? प्लेटिनम का है। ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है भी आयोडीन कितने, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितने हैं। लेकिन आयोडीन के बारे में आपको एक खास बात तो मैं बता ही देता हूँ। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? गलकंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गलकंड रोग हो जाता है। गलकंड रोग हो जाता है जिसे बोला जाता है घेंगा रोग। कौन सा रोग बोला जाता है? घेंगा रोग। तभी तो बोलते हैं नमक का कौन सा खाना चाहिए? आयोडीन से युक्त नमक खाना चाहिए। और एक और बात आयोडीन के बारे में, ये कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। और इसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा किसका परमाणु क्रमांक अधिक है? प्लेटिनम का अधिक है। और प्लेटिनम को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। किसको? प्लेटिनम को। सवाल नंबर 54, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिक है? अब पोटेशियम को किससे लिखते हैं अपन? के से लिखते हैं। और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है भाई? 19 है। कितना है? 19 है। अब देखो एक बार, ये 19 है, आर्गन कितने पे आता है? 18 पर आता है, तो ये तो नहीं होगा। क्लोरीन कितने पर आता है? 17 पर आता है, ये भी नहीं होगा। सल्फर कितने पे आता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये कितने पर आता है? 16 पर आता है, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन भाई? कैल्शियम, जो कितने नंबर पर आता है बताओ? 20 पर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। और अपने शरीर के अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है, अस्थियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल है 55वां, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक मतलब Z कैल्शियम की अपेक्षा अधिक है? तो कैल्शियम भाई साहब कितने पर आता है? कैल्शियम आता है, अभी मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था 20 पर आता है। ठीक बात है। कितने पर आता है? 20 पर। कौन आता है? कैल्शियम आता है। ठीक बात है। सल्फर कितने पर आता है? 16 पर आता है। आर्गन कितने पर आता है? 18 पर आता है। क्लोरीन कितने पर आता है? 17 पर आता है। ठीक। तो स्केडेनियम बच गया, ये कितने पर आता है? 21 पर आता है। कितने पर आता है? ये 21 पर आता है। कौन से ब्लॉक का है ये? डी ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्केडेनियम। एक बात और बता देता हूं, कैल्शियम के दो एलिमेंट है, दो यौगिक हैं। एक होता है CaO जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा जब इसके अंदर जल डाल दिया जाता है तो इसे बोला जाता है CaOH की होल ट्वाइस, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सामान्य नाम है बिना भुजा चूना। क्या नाम है इसका? बिना भुजा चूना। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बिना भुजा चुनने का सूत्र क्या है? बिना भुजा चुना। और इसे किस नाम से जाना जाता है? भुजा चुनना। किस नाम से जाना जाता है? भुजा चुनना। किस नाम से जाना जाता है? भुजा चुना। भुजा चुना इसलिए क्योंकि इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया? जल डाल दिया। तो कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पे आता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन की अपेक्षा अधिक है? तो पहले देख लेते हैं क्लोरीन कितने पर आता है। तो क्लोरीन आता है 17 पर। कौन आता है? क्लोरीन आता है। ठीक बात है। और कौन से ग्रुप का है ये? 17वें ग्रुप का है। ठीक बात है, छोड़ो इस बात को। अब देखो सल्फर कितने पर है? 16 पर है। एल्यूमिनियम कितने पर है? 13 पर है। फास्फोरस का मैं आपको बताऊंगा नहीं। पोटेशियम कितने पर है? 19 पे है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो गया? पोटेशियम। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक कॉपर की अपेक्षा अधिक होगा? तो पहली बात तो कॉपर आता कितने पर है? कॉपर आता है 29 पर। ठीक बात है। कितने पे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं वो लिख देता हूं आपके लिए। आर्गन 18, 3d9 3d10 4s1। ध्यान रखना भाई, ये 29 पर है। तो देखते हैं अपन, मैग्नीज कितने पे आता है? जिंक कितने पे आता है? क्रोमियम कितने पर आता है? और आयरन कितने पर आता है? तो आयरन आता है 26 पर, क्रोमियम आता है 24 पर, जिंक आता है 30 पर। तो इसके पास तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जिंक। मैग्नीज कितने पर आता है बताओ मेरे को? पहला एलिमेंट है 21वां स्केडेनियम, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा है टाइटेनियम वेनेडियम, फिर चौथा है क्रोमियम,
फिर पांचवा है मैग्नीज। कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं? डी ब्लॉक की। तो ये इसका परमाणु क्रमांक है 21, इसका परमाणु क्रमांक है 22, इसका परमाणु क्रमांक है 23, इसका परमाणु क्रमांक है 24 और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25 है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25। ध्यान रखना, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पाई जाती है? मैग्नीज की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? मैग्नीज की पाई जाती है। वो होती कितनी है? वो ध्यान रखना, +7 होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट सवाल नंबर 58, किस तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसकी संख्या प्रदर्शित करता है? ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक जो है ना वो किसको बताता है? तो परमाणु क्रमांक को अपन किसे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। और जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन। किसमें? इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। इन न्यूक्लियस ऑफ एटम मतलब हिंदी में ये हुआ कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक किसको बताता है? प्रोटॉन की संख्या को बताता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? उतना ही होगा। रीजन है भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ज्यादा होती रहती है, इसलिए। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक है? तो फ्लोरीन कितने पर आता है? फ्लोरीन को पहले देख लेते हैं। फ्लोरीन आता है 9 पर। कितने पर आता है? 9 पर। देखते हैं अपन। नाइट्रोजन कितने पर आता है? 7 पर। बेरिलियम कितने पर आता है? सोडियम कितने पर आता है? 11 पर। तो इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बेरिलियम और बोरोन को। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या हो गया? सोडियम। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयरन की अपेक्षा अधिक होगा? तो पहली बात तो देखते हैं, आयरन आता कितने पर है? आयरन आता है, आयरन को अपन लिखते हैं Fe से। किससे लिखते हैं? Fe से। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। इसका मतलब 26 से ज्यादा कौन सा है? तो मैग्नीज का तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका एटॉमिक नंबर है 25। कितना है? 25। और कैल्शियम का है भाई साहब 20। कितना है? 20। और क्रोमियम का है 24। कितना है? 24। और कोबाल्ट का बताओ कितना है फिर? इसका मतलब आंसर क्या बच गया? कोबाल्ट। ये कितने पे आता है? 27 पर आता है। कितने पर आता है? 27 पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या निम्न का योग होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या निम्न का योग होती है, मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस किस का योग होता है? तो वो योग होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। किस किस का? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं भाई। प्रश्न ऐसे भी आता है कि न्यूक्लियन में कौन कौन से अवपरमाणु कण होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियन कहा किसने था इनको? हेनरी मोजले ने कहा था। किसने कहा था भाई? हेनरी मोजले ने। किसने कहा था? हेनरी मोजले ने कहा था। किसने कहा था? हेनरी मोजले ने कहा था। यह हेनरी मोजले वही व्यक्ति है जिसने आधुनिक आवर्त सारणी की क्या की थी? खोज की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोजकर्ता का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? हेनरी मोजले को दिया जाता है। लेकिन आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है, आवर्त सारणी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे मेंडलीव या मेंडलीफ। ये अपन बात करेंगे जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब। तो इसका राइट आंसर आप देख लो, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट सवाल 62वां, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, सवाल वही है, सदैव परमाणु क्रमांक से कम, सदैव परमाणु क्रमांक से अधिक, सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर, कभी परमाणु क्रमांक के बराबर या उससे अधिक। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। ऐसा क्यों? द्रव्यमान संख्या किस किस के बराबर होती है? तो बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक बात है। लेकिन हो सकता ऐसा भी होता है कि कोई कई एलिमेंट ऐसे होते हैं, कई कई तो नहीं होते। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन नहीं है तो उसमें जो द्रव्यमान संख्या वो किसके बराबर है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। इसलिए राइट आंसर है कभी परमाणु क्रमांक के बराबर, मतलब कभी प्रोटॉन की संख्या के बराबर या कभी उससे अधिक। अधिक तब होएगा जब उसके अंदर क्या उपस्थित हो? न्यूट्रॉन उपस्थित हो। अगला सवाल, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17, द्रव्यमान संख्या 36, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एक बात बताऊं मैं आपको, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का जो सूत्र है ना वो है क्या?
एटॉमिक मास में से आप क्या घटा दो, परमाणु क्रमांक घटा दो। क्या घटा दो, ये ध्यान रखना भाई फॉर्मूला। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सबसे जो सूत्र है वो है न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना है, 36 है, और परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। आप दोनों घटा लो, क्या आएगा आंसर, देख लो, आप बताओ कौन सा आंसर आएगा। क्या ये आएगा, क्या ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, 17 न्यूट्रॉन मिलेंगे इसमें। इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे, 17 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अगला सवाल, निम्न में से उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन तथा 17 इलेक्ट्रॉन से युक्त है। क्या कहना चाह रहा है, निम्न में से कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है, मतलब एटॉमिक मास से संबंधित है, जिसके प्रत्येक परमाणु में कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, तथा न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18। तो इसका मतलब परमाणु भार किसके बराबर होता है, परमाणु भार एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस, बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 18 हैं। दोनों को जोड़ोगे तो सबको पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा, 35वां। क्या आएगा, 35वां। अब सवाल देखते हैं अपन अगला। बाण में यूरेनियम 238 परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला तो अपने को पता ही है, एटॉमिक मास माइनस परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एलिमेंट के यहां लिखा होता है एटॉमिक मास और यहां लिखा होता है एटॉमिक नंबर, मतलब Z। अब इसका परमाणु जो भार है वो है 238, कितना है, 238, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है कितना, 92। अब इन दोनों को घटा के देख लो आप कितना आंसर आएगा। 8 में से 2 गए तो कितना बच गया, 6 बच गया, ये बच गए 3, 13 में से 9 गए बच गए 4, पीछे कितना बच गया 1। तो इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या वो कितनी है, 146 है। कितनी है, 146 है। एक बात और, इस यूरेनियम का उपयोग किसमें किया जाता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कौन सा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है परमाणु बम बनाने में, इसको बनाने में, परमाणु बम बनाने में, और साथ में इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय भट्टियों में, नाभिकीय भट्टियों में। और नाभिकीय भट्टियों में भी कौन सी में, नाभिकीय विखंडन जो रिएक्शन होती है नाभिकीय भट्टियों में, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका क्या किया जाता है, इस यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किसी तत्व के नाभिक में, न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी यदि उसका द्रव्यमान संख्या 226 हो तथा परमाणु क्रमांक 88 हो। आपको खाली इसमें बताना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन को जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक जो अपना द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, 226, और इसमें से कितना घटा दें अपन, 88 घटा दें। अब घटा के देखो, 16 में से 8 गए 8, और पीछे बच गया 1, 11 में से 8 गए 3, पीछे बच गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 138। तो इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 138। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है ये, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक बात है, परमाणु क्रमांक 8 है। 2 मोल ऑक्सीजन गैस का ग्राम द्रव्यमान क्या होगा, देखते हैं। 2 मोल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को तो लिखा जाता है O2 के रूप में, चूंकि कितना मोल है, 2 मोल है, और इसने क्या कि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है। तो अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं भाई, अपने पास ऑक्सीजन है 2, कितने ऑक्सीजन है 2, और मोल कितने हैं 2। तो 16 दूनी 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 64। कितना आंसर आएगा इसका, 64। ऑप्शन में है क्या, बी आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्क्षेपण होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का उपयुक्त वेग से टकराव करते हैं, या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिरते हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव किससे संबंधित है, सनलाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है, सनलाइट से संबंधित है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर जो धातुओं का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सीजियम और फ्रेंसियम धातुओं का उपयोग किया जाता है।
क्यों किया जाता है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि इनकी जो आईपी होती है, मतलब इनका आयनन विभव क्या होता है, सबसे कम होता है। आयनन विभव इनका क्या होता है, सबसे कम होता है। आयनन विभव इनका क्या होता है, सबसे कम। और आयनन विभव सबसे कम है तो थोड़ा सा प्रकाश जैसे इसके ऊपर डालेंगे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कौन से क्या उत्पन्न हो जाएगा, वहां प्रकाश विद्युत उत्पन्न प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, साथ में वहां पे विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाए। तो इसके अंदर क्या डालनी पड़ेगी, उपयुक्त आवृत्ति का क्या डालना पड़ेगा, प्रकाश डालना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, जब धातु की सतह से एक निश्चित एवं न्यूनतम खालिस्तान का प्रकाश टकराता है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करता है, किसका करता है, तरंग दैर्ध्य का करता है, वेग का करता है, संवेग का करता है। तो इसका मतलब न्यूनतम क्या होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए। न्यूनतम आवृत्ति का क्या डालना पड़ेगा अपने को, प्रकाश डालना पड़ेगा। और उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, दहलीज आवृत्ति कहते हैं। कौन सी आवृत्ति कहते हैं, दहलीज आवृत्ति कहते हैं। दहलीज आवृत्ति कहते हैं, मतलब इससे कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डालेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन का निकलेंगे ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं। और उससे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगा, वहां वेग मिल जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस सर्किट के अंदर क्या होंगे, प्रवाहित होंगे और किसी बैटरी में क्या हो जाएंगे, स्टोरेज हो जाएंगे। और दहलीज आवृत्ति को लिखा जाता है न्यू नोट से। किससे लिखा जाता है, न्यू नोट से। तो ध्यान रखना भाई। अगला सवाल, प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं किसके रूप में, प्रकाश क्या प्रोटॉन के रूप में, क्या न्यूट्रॉन के रूप में, क्या इलेक्ट्रॉन के रूप में। प्रकाश क्वांटा के रूप में किसको परिभाषित कर सकते हैं, फोटोन के रूप में। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, E बराबर h न्यू के बराबर होती है। उस प्रकाश की जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति और साथ में प्लांक नियतांक का गुणनफल उस फोटोन की क्या किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। अगला, प्लांक नियतांक का मान क्या है। प्लांक नियतांक को लिखते किससे हैं, h से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, h से लिखते हैं। तो इसका मात्रक जो आएगा वो आएगा 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। याद रखना भाई, याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। यदि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन समान तरंग दैर्ध्य रखते हैं तो वो समान क्या रखेंगे, क्या वेग समान रखेंगे, क्या कोणीय संवेग समान रखेंगे, क्या ऊर्जा समान क्या रखेंगे, रेखीय संवेग समान रखेंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कण कणों के वेग की द्वैत प्रकृति रखता है। तो द्वैत प्रकृति का क्या मतलब होता है, पहले तो वो देखते हैं। द्वैत प्रकृति को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूअल नेचर। कैसा नेचर, ड्यूअल नेचर, दोहरी प्रकृति। इस दोहरी प्रकृति का मतलब है एक बार तो वो कण किसके रूप में दिखे आपको, तरंग के रूप में दिखे, और दूसरी बार वो किसके रूप में दिखे, वही कण के रूप में दिखे। और ये एक तो होती है प्रकाश के ऊपर लागू, किसके ऊपर लागू होती है, प्रकाश के ऊपर। और दूसरा ये होती है इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के ऊपर। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के ऊपर। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति दर्शाता है, ड्यूअल नेचर दर्शाता है। और द्वैत प्रकृति का सिद्धांत वो दिया किसने था भाई, डी ब्रोगली ने दिया था। किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है डी ब्रोगली ने क्या दिया था, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखना, द्वैत प्रकृति अपरमाणु कण है उसमें कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन शो करता है। और दूसरा कौन शो करता है, प्रकाश शो करता है। द्वैत प्रकृति का मतलब नेचर कैसी है, दोहरी नेचर है। एक बार तो कण किसके रूप में आए, तरंग के रूप में, दूसरी बार वो कण किसके रूप में दिखाई दे, तरंग के रूप में दिखाई दे। द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। ध्यान रखना, विकिरण की द्वैत प्रकृति के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। मतलब जो प्रकाश की जो विकिरणें हैं, लाइट की जो रे हैं, उसकी जो ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी डी ब्रोगली के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, डी ब्रोगली के द्वारा दी गई थी, पाउली के द्वारा नहीं दी गई थी। हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ध्यान रखना, आगे आएगा ये सवाल भी। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है। यह नियम किसका है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक साथ अगर दो चीजें अपन ज्ञात नहीं कर सकते, एक तो उसकी स्थिति और दूसरा उसका संवेग। क्या मतलब इसका, अगर स्थिति को निश्चित करेंगे
क्या करेंगे, स्थिति को अगर उसके अपन निश्चित करेंगे, संवेग अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग अनिश्चित हो जाएगा। दूसरी बात, संवेग को निश्चित करेंगे, किसको निश्चित करेंगे, संवेग को निश्चित करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यह सिद्धांत दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? मैं बता चुका था पिछले वीडियो में, एक्स किरणों की खोज की थी विलियम रोंटनजन ने। किसने की थी, इन्होंने की थी। इसको मत कर देना, ये गलत है। थॉमसन ने किसकी खोज की थी, बताओ, परमाणु मॉडल की। पहला परमाणु मॉडल थॉमसन ने दिया था। उस परमाणु मॉडल का क्या नाम था, प्लम पुडिंग मॉडल, जो वर्तमान में कैसा है, अमान्य है। अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है। निम्न में से किसकी सहायता से पुरानी सामग्री जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है, पढ़ना संभव है? किसके भी, तो सीधा सही आंसर है एक्स किरणों के द्वारा। किसके द्वारा, एक्स किरणों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है, कैथोड किरणें नहीं है? कौन नहीं है, कैथोड रे नहीं है। नेक्स्ट सवाल,